नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ कीर्ति हर्षबिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। महंत अवैधनाथ जी की समाधि पर भी पूजा अर्चना की। श्रीराम कथा का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर करीब 3 बजे श्रीराम कथा में शामिल होंगे सीएम योगी। दोपहर 3 बजे गोरक्षपीठ में होगा कथा का आयोजन। महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि पर साप्ताहिक कार्यक्रम। महंत अवैधनाथ की भी पुण्यतिथि पर साप्ताहिक कार्यक्रम हुआ। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गोरखपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर में सीएम योगी की गुरु भक्ति देखने को मिल रही है। श्रीराम कथा का भी शुभारंभ किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोरक्षनाथ पीठ की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि पर साप्ताहिक एक कार्यक्रम है। महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर साप्ताहिक कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे में। लेकिन ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और हरेंद्र दुबे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। हरेंद्र दुबे, सीधे तौर पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री गोरखपुर जब भी आते हैं तो वो गोरक्षनाथ पीठ पर जरूर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खासतौर से आपको बताना चाहेंगे कि अभी बस 2:30 बजे के आसपास गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह से दिग्विजयनाथ स्मृति भवन तक कथा कलश श्री राम जी का यात्रा शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और उसके बाद जब कलश यात्रा दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में पहुंचेगी तो उसके बाद शाम को कथा का शुभारंभ होगा। खासतौर से आपको बताना चाहेंगे कि हर साल इस तरह का कार्यक्रम होता है, साप्ताहिक होता है। और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के महाराज के पुण्यतिथि पर कथा का आयोजन दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में किया जाता है, जो इस बार भी होगा। और उसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। खासतौर से आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री गोरखपुर जब आते हैं तो अधिकारियों के साथ जरूर समीक्षा बैठक करते हैं। इस बार भी आज शाम 7 बजे के बाद गोरखनाथ मंदिर में ही मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और समीक्षा बैठक करने के बाद अधिकारियों से जानकारी लेंगे आखिरकार गोरखपुर मंडल ही नहीं बल्कि गोरखपुर जोन में किस तरह के सूखाग्रस्त इलाके हैं, कहां कितना सरकारी योजनाएं कहां तक पहुंची है, कहां क्या कमियां हैं, उसकी जायजा लेने के बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश देंगे कि जो भी ये सरकारी योजनाएं हैं तत्काल पूरी की जाए। यही नहीं, रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे और सुबह गोरक्षनाथ मंदिर में ही जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाएंगे। पूर्वांचल के अनेक जिलों से गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंची फरियादियों की फरियाद को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुनेंगे और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने का दिशा निर्देश देंगे। खास तौर से आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री आते हैं तो जनता दरबार लगाते हैं और अधिकारियों को मुख्यमंत्री फटकार भी लगाते हैं कि तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर और जिले स्तर पर अधिकारियों द्वारा जो फरियादी है उनकी समस्या निस्तारण नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर के फरियादियों के भीड़ मुख्यमंत्री के जनता दरबार में देखने को मिल रही है। तो खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त अधिकारियों पर नजर आते हैं और सख्ती से उनको सभी की समस्या निस्तारण करने का निर्देश भी देते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र तमाम इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ साथ आगे तमाम जो कार्यक्रम रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, उसकी जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता। अब आगे बढ़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। अगली बड़ी खबर है, एक्सपो मार्ट पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और मुख्य सचिव के साथ यूपी के डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। 12 सितंबर को विश्व डेयरी समिट का पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। तो पीएम मोदी से पहले 11 सितंबर को सीएम योगी इसका जायजा लेंगे। 48 साल बाद भारत में ये विश्व डेयरी समिट आयोजित हो रहा है। पहली बार 1975 में विश्व डेयरी समिट का आयोजन हुआ था। ललित पंडित ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर। ललित पंडित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? वर्ल्ड डेयरी समिट का जो शुभारंभ 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में किया जाना है, उसको लेकर के यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ये दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं। इनके द्वारा यहाँ जो तैयारियां की गई हैं उनका जायजा लिया गया है। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि 11 सितंबर को संभव है कि मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे और उनके द्वारा भी जो यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं उनका जायजा लिया जाए। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत में दूसरी बार ये वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार 1975 में हुआ था। अब 48 साल बाद दोबारा ये भारत में आयोजित किया जाना है, जिसका जो स्थल है, जो कार्यक्रम स्थल है, वो ग्रेटर नोएडा का इंडिया एक्सपो मार्ट रखा गया है। इसी को लेकर के यहाँ पर जनपद का जो पुलिस प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है और उसके द्वारा पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है, जिसका जायजा लेने के लिए आज ये जो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और उत्तर प्रदेश के डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हैं। जी ललित, इस डेयरी समिट में क्या कुछ रहने वाला है? बिल्कुल, डेयरी के जो विश्व में डेयरी के जो प्रोडक्ट है उनको लेकर के यहाँ पर जो एक समिट है उसका आयोजन किया गया है। इसी में डेयरी से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स है उनको लेकर के यहाँ पर एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी, जिसका जो शुभारंभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 सितंबर को किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। राजनीतिक फंडिंग पर देश भर में इनकम टैक्स की रेड देखने को मिली। आरोपियों के खिलाफ इनकम टैक्स की सबसे बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी हो रही है। देश भर में करीब 100 ठिकानों पर एक साथ आईटी की रेड देखने को मिली है और यूपी की 24 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। हुसैनगंज में गोपाल राय के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। एनजीओ बनाकर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप है। राजनीतिक दल के नाम पर चंदे का आरोप भी है। इस आरोप में भी छापेमारी हो रही है। अखिलेश यादव के करीबी रहे गोपाल राय पर शिकंजा कसेगा। कानपुर में बसपा के पूर्व नेता के घर पहुंची आयकर टीम। चुनाव में चंदे के मामले में आयकर टीमें पड़ताल कर रही हैं। इस नेता का एनएचआरएम घोटाले में भी नाम आया था। काकादेव में एक अधिवक्ता के घर पर भी पड़ताल चल रही है। छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी रेड पड़ रही है। लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के नेशनल चेयरमैन हैं ये। कौन से मामलों में हो रही है छापेमारी? अब हमें पता नहीं, हम तो आए हैं, पता चला है। ठीक है, अब अंदर जाएं तो पता चला। ये राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये यहाँ रहने आए थे क्योंकि हम तो यहाँ 90 साल से मेरे बाबा पापा सब रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति अभी कुछ मुश्किल 2010-9 से ये यहाँ रह रहे हैं। तो आप आरोप लगा रही है मकान आपका है? नहीं, ये नहीं। मेरा घर अंदर है, एक छोटा पोर्शन है जो विवादित भवन है जिसका केस चल रहा है, उसको भी इन्होंने कब्जे में ले रखा है ये बता के कि मैंने खरीद लिया। मेरा घर का केस चल रहा है जिसको इन्होंने कब्जा कर रखा है। पुलिस में रिपोर्ट दी, डीजीपी को दिया, मुख्यमंत्री के आवास पर भी दिया, जिसकी एप्लीकेशन नंबर मैं दे सकती हूँ, पोर्टल पे मैंने एप्लीकेशन दी। गोपाल राय के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। एक मैडम यहाँ पर पहुंची है। मैडम ने गोपाल राय के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मैडम, क्या मामला है आपका? गोपाल मेरे विवादित भवन को ये अपना खरीदा बता के कब्जा करे हुए हैं अपनी नेता नगरी के आड़ में। ये जो मकान है नहीं, ये नहीं, अंदर है, गली में अंदर। मेरा घर अंदर है, इस घर से मेरा कोई लेना देना नहीं। कितने दिन से कब्जा किए हुए हैं? ये जो हमारी अपोजिट पार्टी का साथ तो ये 5-6 सालों से दे रहे हैं, पर 2018 से खरीदा बता रहे हैं, जबकि ये केस हमारा 90 साल पुराना है और 2010 से दोबारा चल रहा है। कमीशन हो चुका है घर का। इनका कहना है कि गोपाल राय ने इनके घर पे जबरन कब्जा किया है और अब जब ये खाली कराने के लिए वहाँ पहुँचती हैं तो गोपाल राय दावा करते हैं कि उन्होंने ये मकान खरीद लिया है।
वीडियो जर्नलिस्ट रघुनाथ सोनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। देश भर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक साथ 53 जगहों पर छापेमारी चल रही है। यूपी की बात करें तो यूपी में लखनऊ में छापेमारी चल रही है, जहां पर आप देख सकते हैं ये वो घर है गोपाल राय का, जहां पर छापेमारी चल रही है। इनके ऊपर आरोप है कि पहले इन्होंने एनजीओ बनाया, एनजीओ के थ्रू एक पार्टी खड़ी की और उस पार्टी में फंड के नाम पर तमाम जो पैसा था उसको ब्लैक को वाइट करने का काम किया गया है। कहीं ना कहीं गोपाल राय की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि तमाम जो एनजीओ है, पार्टी है, उसके बोर्ड भी यहाँ पर लगाए गए। केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान एक संस्था है। उसके अलावा दूसरी तरफ अपने सहयोगी से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का भी इन्होंने कार्यालय बना रखा है। और तीसरी ओर अगर बात करें तो नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, ये एक संस्था बनाई गई। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो अखिल भारतीय गौरक्षा परिषद का भी कार्यालय इनके द्वारा बनाया गया है। तो इस तरीके से आधा दर्जन एनजीओ बनाकर जो तमाम लोगों का ब्लैक मनी थी उसको वाइट करने का आरोप जो है गोपाल राय के ऊपर लगे, जिसके बाद आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। उसके अलावा अगर हम देश भर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत तमाम जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा कि जब छापेमारी खत्म होती है तो गोपाल राय के घर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के हाथ क्या कुछ दस्तावेज, क्या कुछ अहम जानकारियां लगती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के 24 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है, जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने, और अभी तक भी ये रेड जारी है। एनजीओ बना करके ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप इसमें लग रहा है। न सिर्फ गोपाल राय बल्कि और तमाम ऐसे जाने माने बड़े चेहरे जिन्होंने राजनीतिक फंडिंग के नाम पर अपनी अकूत संपत्ति इकट्ठी की है, उसके ऊपर आईटी का शिकंजा देखने को मिल रहा है। कानपुर में बसपा के पूर्व नेता हैं, उनके घर पर आईटी की रेड मिली है। तो इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। देश भर में एक साथ 100 ठिकानों पर छापा हुआ है। यूपी के 24 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी की रेड देखने को मिली है। इनकम टैक्स विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। हुसैनगंज में नेता गोपाल राय की यहां पर आईटी की रेड पड़ी है। राजनीतिक दल के नाम पर चंदे का आरोप है, इसको लेकर के छापेमारी हुई है। छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी रेड देखने को मिली है। इसके अलावा मिड डे मील में कमाई, पॉलिटिकल फंडिंग में टैक्स चोरी और शराब घोटालों के सिलसिले में रेड पड़ी है। राजस्थान और महाराष्ट्र में मिड डे मील मामले में एक्शन हुआ है। जयपुर में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की पार्टनरशिप वाली फैक्ट्री पर छापा पड़ा है। मंत्री राजेंद्र यादव और उनके रिश्तेदारों के 53 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कारोबारी के घर पर भी इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे साथ लाइव बने हुए हैं लखनऊ से। नीलेश, हम सुबह से दिखा रहे हैं कि आईटी किस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और किन किन के घरों पर छापा पड़ रहे हैं, विशेष करके वो जिन्होंने राजनीतिक चंदा इकट्ठा करने के नाम पर टैक्स चोरी की है, विशेषकर उनके घरों पर छापेमारी हो रही है। आप मेरे ख्याल से गोपाल राय के घर के बाहर खड़े हैं, क्या कुछ अभी हलचल है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में पड़ रही है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो गोपाल राय के घर के बाहर मैं इस समय मौजूद हूं, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम है सुबह से ही मौजूद है। करीब 6 घंटे का से ज़्यादा का समय गुजर गया है और लगातार ईडी के जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और लगातार पड़ताल कर रहे हैं। गोपाल राय की बात की जाए तो गोपाल राय राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके साथ साथ कई एनजीओ इनके द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो इनके परिवार के सदस्य, जिसमें डायरेक्टर हैं, सदस्य हैं और तमाम अन्य पदों पर काबिज हैं। कहीं ना कहीं गोपाल राय के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे कि एनजीओ के माध्यम से तमाम ब्लैक मनी को वाइट करने का काम किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि गोपाल राय के ऊपर आरोप है कि जो इनके द्वारा राजनीतिक पार्टी बनाई गई है, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, उस पार्टी के माध्यम से तमाम जो है फंड वो इकट्ठा किया गया है। कहीं ना कहीं उन तमाम दस्तावेजों को खंगालने का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कर रहे हैं, जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं।
कहीं ना कहीं इससे पहले देखा गया कि जो उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ही साथ रेड मारी थी। आज की अगर हम बात करें तो लखनऊ, सुल्तानपुर, नोएडा, दिल्ली, जयपुर, उसके साथ साथ गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। ऐसे में अगर हम लखनऊ और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर रेड चल रही है। खासतौर पर गोपाल राय के जो जानने वाले हैं उनके कार्यालय, उनके घरों पर लगातार ITI की जो टीमें हैं वो पड़ताल कर रही हैं। लखनऊ के अगर हम छितवापुर इलाके की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान जो गोपाल राय के द्वारा बनाया गया है, उसके अलावा तमाम ऐसे और संस्थान हैं जिसके बोर्ड इनके घर के कई फ्लोरों पर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं इन संस्थाओं के माध्यम से ब्लैक मनी को वाइट करने का आरोप लगा है, साथ ही साथ इनकम टैक्स चोरी के भी आरोप लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इनके NGO में फंडिंग हो रही थी, वो फंड NGO में अगर आया है तो उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया गया है, साथ ही साथ वो फंड वाकई में किसी बेहतर जगह पे लगाया गया है या फिर सिर्फ NGO में फंड आया है और वो कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया गया है। उन तमाम चीज़ों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो लगातार पड़ताल कर रही हैं। 6 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर गया है और अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रेड है गोपाल राय के घर पर चल रही है। गोपाल राय ने कई ऐसे संगठन बनाए हैं, कई ऐसे दलों से जुड़े रहे हैं। उन दलों से जुड़े हुए लोगों के कार्यालय और आवास पर लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चले हुए हैं। अगर हम सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर में एक राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड कराई गई थी। उस राजनीतिक पार्टी के बैंक खाते में 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सैकड़ों करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। उस राजनीतिक पार्टी के कार्यालय और उसके जो संचालक हैं उनके घरों पर लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव के दौरान जो फंडिंग इन छोटी छोटी पार्टियों को हुई है, NGO के माध्यम से हुई है या NGO के द्वारा इन पार्टियों को हुई है, आखिर वो फंड कहाँ से आया और किन लोगों ने वो फंडिंग की थी। साथ ही साथ वो फंड जब इनके NGO में आया, इनके पार्टियों में आया, तो उस फंड का इस्तेमाल किन सामाजिक कार्यों के लिए, किन राजनीतिक कार्यों के लिए किया गया है। उन तमाम दस्तावेजों को खंगालने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो छापेमारी कर रही हैं, उसमें ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर जो फंड है उसकी कहाँ से फंडिंग हुई है। साथ ही साथ बात करें जो टैक्स चोरी की मामले हैं वो कहाँ तक हैं। उसके अलावा जो ब्लैक मनी की बात निकल कर सामने आ रही है कि ब्लैक मनी किन लोगों की वाइट करने का प्रयास किया गया है, किन लोगों का ब्लैक मनी वाइट करके उनको वापस सौंप दिया गया है। उन तमाम चीज़ों की पड़ताल के लिए आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। अगर ये जो पोस्टर आप हमें दिखा रहे हैं गोपाल राय के घर के बाहर के सामने, ये पोस्टर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इन तमाम बड़े चेहरों की आड़ में इस प्रकार के NGO चलाए जा रहे थे और पैसा कमाया जा रहा था। देखिए, बिल्कुल कई सवाल उठने लाजमी हैं। जो गोपाल राय के घर के बाहर जो ये पोस्टर लगा हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े राजनेताओं की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, तमाम बड़े IPS अधिकारियों की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं आज़ादी का जो 75वां अमृत महोत्सव उत्तर प्रदेश सरकार ने मनाया है, उसके तहत यहाँ पर ये गौरव सम्मान देने की बात इस NGO के द्वारा की जा रही है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को इसलिए इसमें शामिल किया गया है ताकि जो सत्ताधारी दल है वो उस दल के जानने वाले जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी पैसा ब्लैक को वाइट करने का काम किया जा सके, या इन चेहरों को दिखाकर जो दबाव है वो जो जांच एजेंसियां हैं उन पर बनाया जा सके। ये तमाम जो सवाल हैं वो लगातार उठ रहे हैं। बिल्कुल, इन सवालों का जवाब हम खोजेंगे और इसी के साथ साथ मैं लौटूंगी नीलेश आपके पास। हमारे साथ सूरज भी लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से। सूरज, क्या हलचल कानपुर में? आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले नेता थे जो आम आदमी पार्टी से अपना राजनीतिक करियर शुरू करते हैं वो भी अब विवादों में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो राजनीतिक एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा वो IIT के छात्रों को पढ़ाते हैं तो वहां से भी कहीं ना कहीं इनकम हो रही है, लेकिन इस इनकम का ब्यौरा आखिरकार क्यों नहीं दिया जाता? बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि आज कानपुर में आयकर विभाग की तीन टीमों ने छापेमारी 3 ठिकानों पर की है और तीनों ही नेता ही बताए जा रहे हैं। इस समय हम कानपुर के किदवई नगर वाई ब्लॉक में मौजूद हैं, जहां पर पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता और वर्तमान में जन राज्य पार्टी से जुड़े हुए हैं ओमेंद्र भारत, उनके घर पर छापेमारी हुई है। देखिए हमारे ठीक पीछे उनका ये आवास बना हुआ है, जहां पर आज सुबह से ही लगातार आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार दस्तावेजों को खंगालने का प्रयास कर रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कानपुर के किदवई नगर, केशव नगर और कानपुर के काकादेव में मन्नू कटियार नाम के बसपा नेता हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में उस समय उनके
एक मंत्री के करीबी बताए जा रहे हैं। तो वहीं रणधीर चौहान के भी घर में एक छापेमारी हुई है, जो कि कानपुर के केशव नगर में हुई है। ऐसे में इन तीनों की जो छापेमारी की प्रक्रिया है वो लगातार सुबह से ही जारी है और टीमें जो है दस्तावेजों को खंगालने में सुबह से ही जुटी हुई है। आपको बता दें कि ओमेंद्र भारत की अभी पत्नी को यहाँ से आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो अपने साथ ले गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से जो आयकर विभाग की जो सुबह से ही कार्रवाई है वो लगातार निरंतर जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कार्रवाई पूरी होने के बाद आयकर विभाग के हाथ में क्या लगता है। जी बिल्कुल, आयकर विभाग तमाम सवालों को खोजते हुए बिना नोटिस के पहुंचा जरूर है। क्या कुछ आयकर विभाग के हाथ में लगता है, सबसे बड़ा सवाल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ लगातार हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और गाजियाबाद के नोएडा में कुत्ते का आतंक देखने को मिला। पालतू कुत्ते ने लिफ्ट में युवक को अपना निशाना बनाया। अब नोएडा में पालतू कुत्ते ने युवक को काटा है। कुत्ते के काटने से दहशत में पीड़ित युवक गिर गया और सेक्टर 75 एपेक्स एथेना सोसाइटी का पूरा मामला है। कल गाजियाबाद में एक बच्चे को कुत्ते ने काटा था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। बड़ा सवाल यह है कि पालतू कुत्ते रख तो लिए जाते हैं, लेकिन जो तमाम नियम होते हैं उसे फॉलो नहीं किया जाता और उसके बाद इंसानियत भी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो कल गाजियाबाद में बच्चे को कुत्ते ने काटा था और आज एक और तस्वीर सामने आई है, जहां पर ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस कुत्ते ने पहले लिफ्ट में खड़े युवक को काटा और उसके बाद उसी हालत में इस युवक को छोड़ करके दूसरा युवक चला जाता है अपने पालतू कुत्ते के साथ। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोगों में कुत्तों के प्रति तो इंसानियत देखी जा रही है, लेकिन एक इंसान के प्रति इंसानियत नहीं देखी जा रही है। घायल अवस्था में आप किसी को कैसे अकेला छोड़ करके जा सकते हैं, वो भी तब जब आप ही के पालतू कुत्ते की वजह से युवक घायल हुआ हो। तो ये देखिए, बिल्कुल बहुत कम स्पेस था और इस कम स्पेस में आप देखिए कि युवक कैसे अपने आप को बचा पाता। कुत्ते ने देखिए बहुत बुरे तरीके से युवक को काटा और उसके बाद ये युवक अपना कुत्ता लेकर के बाहर चला जाता है। और ये दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो कल की तस्वीर है। एक मासूम बच्चा लिफ्ट में खड़ा है, डरा सहमा खड़ा था वो पहले ही, और जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो कुत्ता बाहर जाने लगता है तो इस कुत्ते ने इस बच्चे को काट लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस महिला ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि यहां पर बच्चे से बात की जाए। तो ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। रोता बिलखता बच्चा यहां पर रहा, लेकिन इस बच्चे से एक बार भी नहीं पूछा गया कि आप ठीक है या नहीं है, या फिर उसे इलाज के लिए उस बच्चे को लेकर के जाया गया। दूसरी बात यह कि इस बच्चे से जुड़ी हुई एक और वीडियो वायरल होती है, जब इस बच्चे का पिता फोन का कैमरा ऑन करके उस औरत से सवाल पूछता है तो वो औरत कहती है कि आपको महिला से बात करने की तमीज नहीं है। ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद लखनऊ विजिलेंस अब सक्रिय हो चुकी है। ट्विन टावर मामले में विजिलेंस ने प्राधिकरण से रिकॉर्ड मांगा है। लखनऊ विजिलेंस ने नोएडा प्राधिकरण पहुंचकर जानकारी ली है। नक्शों से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्राधिकरण ने समय मांगा है। नक्शों से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्राधिकरण ने 2 दिन मांगे हैं। विजिलेंस में करीब 11 महीने पहले प्राधिकरण ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 4 अक्टूबर 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। 24 अधिकारियों के अलावा बिल्डर के 4 पदाधिकारी बनाए गए थे आरोपी। अधिकारियों में प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ मोहिंदर सिंह का नाम भी शामिल था। एसके द्विवेदी, ओएसडी यशपाल समेत अन्य अधिकारियों का भी नाम इसमें आया था। और एफआईआर दर्ज होने के बाद विजिलेंस ने अभी तक किसी से कोई पूछताछ नहीं की है। सिर्फ प्राधिकरण से रिकॉर्ड मांग रही है लखनऊ विजिलेंस। और मंगलवार को एक बार फिर विजिलेंस नोएडा प्राधिकरण दफ्तर पहुंची है। नियोजन विभाग से कुछ जानकारियों के साथ 4 नक्शे मांगे गए। ट्विन टावर और एमराल्ड कोर्ट के लेआउट से जुड़ी हुई नक्शे मांगे गए हैं। चारों नक्शे अगले 2 दिनों में मिलने की उम्मीद प्राधिकरण से जताई गई है। दस्तावेज समय से विजिलेंस को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। प्राधिकरण की ओर से यह जवाब दिया गया है। ग्रुप हाउसिंग आवंटन नीति में सीएजी की आपत्ति के बाद ही बदलाव किया गया था। तो सेक्टर 151 में 6 प्लॉट कैंसल कर बदलाव किया गया था। 146 में 1A, 1B, 2C और सेक्टर 44 का एक प्लॉट ग्रुप हाउसिंग में प्राधिकरण ने निकाला था। 10 भूखंडों की स्कीम निकाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट में
है दर्शन लाल का ये पूरा मामला। 151 के प्लाट पर स्टे लगा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के एक इंटर कॉलेज से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां संस्कृत के अध्यापक ने विद्यालय के प्रधानाचार्य और स्टाफ पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुसूचित जाति के इस शिक्षक का आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य और 3-4 क्षत्रिय शिक्षक मिलकर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। अनुसूचित जाति का होने के चलते उसे कॉलेज में गालियां दी जाती हैं, स्कूल से भगा दिया जाता है, स्कूल की उपस्थिति में रजिस्टर उससे छीन लिया जाता है, उसे उस रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज तक नहीं करने दी जाती। तो ये एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर है, वो भी आज के समय में जब लोग इन सब चीजों से काफी ऊपर उठ चुके हैं। और इसमें एक दलित शिक्षक का ये आरोप है कि मेरा शोषण हो रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, कॉलेज में मैं भेदभाव का शिकार हो रहा हूं, मुझे अभद्र गालियां दी जाती हैं, स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है, अटेंडेंस रजिस्टर मेरे हाथ से ले लिया जाता है, मुझे अपनी उपस्थिति तक नहीं दर्ज कराने दी जाती। तो ये तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं इस दलित शिक्षक की ओर से। अनुसूचित जाति के शिक्षक का ये आरोप है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस आरोपों में कितनी सच्चाई है। भोलानाथ रावत ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। भोलानाथ, आज के समय में भी क्या इस प्रकार की घटनाएं वाजिब है क्या, और क्या कुछ सच्चाई है इन आरोपों में? देखिए, बिल्कुल बता दें, बाराबंकी के सिटी इंटर कॉलेज का मामला है, जहां पर एक संस्कृत के अध्यापक है जिन्होंने स्कूल के ही प्रबंधक सहित अन्य 4 अध्यापकों पर आरोप लगाते हुए बताया कि वो अपने संस्कृत के अध्यापक है और अपने सिर में शिखा रखाए हुए थे, जिसके बाद इनको अनुसूचित जात होने के नाते इनको तरह तरह से प्रताड़ित भी किया जाने लगा और इनकी शिखा काट दी गई, जिसको लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाकर जिलाधिकारी बाराबंकी तक शिकायत की है। जिस संपूर्ण मामले पर बाराबंकी के जिला विद्यालय निरीक्षक का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऐसे कई सारे स्कूल प्रबंधक पर आरोप लगाए हैं इन्होंने। हालांकि जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाया है, आरोपों की अभी जिला विद्यालय निरीक्षक से जिस प्रकार से हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि मामले की जांच की जा रही है और इन्हें बीच में निलंबित भी किया गया था, जिनको निलंबन के दौरान जिन साक्ष्यों को लेकर निलंबित किया गया था उनकी पुष्टि नहीं पाई गई थी, जिसके बाद इनको बहाल कर दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए भोलानाथ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।